एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ एंड इट्स ओरिजिन। लाइफ क्या है? एक ज़िंदगी, जैसे हमारी ज़िंदगी, इंसेक्ट्स की ज़िंदगी, जानवरों की ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी होती है। और इसकी ओरिजिन, हमारी तख्लीक कैसे हुई। जैसे हम हमेशा से साइंस में पढ़ते हैं कि हम एक बंदर की तरह थे, आस्ते आस्ते वो बंदर अपने अपनी जो ज़िंदगी है उसे ठीक तरह से जीने लगा तो वो एक इंसान में चेंज हो गया। तो हम हमेशा से ऐसे पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमें पढ़ना है कि लाइफ ज़िंदगी क्या है और उसकी ओरिजिन कैसे आई ज़िंदगी। तो पहले हमारा टॉपिक क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया था, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक मैटर की स्टडी है, उसकी कंपोजिशन, उसकी जो भी होती है। ओके मैंने बता दिया था। और अब हम ये है बायोलॉजी। बायो से लिया गया है, जो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है बायोस, उससे लिया गया है, जिसकी मतलब है लाइफ। बायोस मतलब लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। लोगोस इट मीन्स स्टडी, और थॉट और रीजनिंग। क्या स्टडी भी हो सकती है, थॉट्स भी हो सकती हैं और रीजनिंग भी हो सकती है लोगोस का मतलब। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांचेस यानी कौन सी टाइप है जिसमें बायोलॉजी डिवाइड हुई है। देखिए ये क्या है ज़ूलॉजी, और ये क्या है? बोटनी और ज़ूलॉजी भी दोनों किसके वर्ड से? ये ग्रीक वर्ड से दोनों। बोटनी बोटोन से लिया गया है, जिसका मतलब है प्लांट्स। क्या? जिसका मतलब है प्लांट्स। और ज़ूलॉजी जू से लिया गया है, जिसका मतलब जू हम बताएं, हम कहते हैं ना चलो आज हम जू चलते हैं। जू मतलब जहाँ पे जानवर हों, जहाँ पे सब कुछ। ऐसे ही जू का मतलब क्या है? एनिमल्स। आर यू ऑल गेटिंग मी? और फिर बायोलॉजी की दूसरी भी एक ब्रांच है, जो मेन इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, एक दूसरी ब्रांच है, वो है क्या है? वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो हमें पता है, हम कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोप। हम वो ऑर्गेनिज्म जो माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे जाएं, मतलब इतने छोटे एनिमल्स या इतने छोटे इंसेक्ट्स जो हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखें। ऐसी ही एक ब्रांच है जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स या छोटी छोटी जो भी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, इंसान की ज़िंदगी पे बहुत सी आयात, बहुत सी सूरतें जिन्हें हम कहते हैं, वो बहुत सी आई हुई हैं। अब हमारी बुक में भी लिखी हुई हैं बहुत सी आयात, जिसमें हमें बताया, कुरान बताता है कि ये जो अर्थ है या जो हमारी लाइफ है, ओके, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई, ये हमारी कुरान में भी बताई गई है। बहुत से आयत है, जैसे ये रही या ये रही। इसकी मीनिंग पढ़ेंगे फिर हमें पता चलेगा। तो मैं आपको सिर्फ शॉर्टली बताती चलूँ कि इसमें कहता है कि इंसान जो है वो एक मट्टी का बना हुआ है। ओके, और एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, वो भी बिलीव करते थे कि इंसान मट्टी का ही बना हुआ है। अब कैसे बना हुआ है, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और बायोलॉजी की दूसरी कुछ ब्रांचेस हैं जो मेन इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस हैं। जैसे हमने केमिस्ट्री में 9 ब्रांचेस पढ़ी थी केमिस्ट्री की, इसी तरह बायोलॉजी में उसकी मेन ब्रांचेस हैं। तो बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं? 13 ब्रांचेस हैं। पहले क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ग्रीक वर्ड है, मॉर्फ से लिया गया है। मॉर्फ मीन्स फॉर्म मतलब कि किसी की शक्ल, ओके, किसी की सूरत। अब हम कहते हैं ना, हम वाटर की बहुत सी फॉर्म है, लाइक हम लिक्विड फॉर्म में करते हैं, फिर हम अगर आइस में चेंज कर लें तो ये क्या है? उसकी चेंजिंग्स हो रही हैं, किसकी शक्ल में, इसकी फॉर्म में चेंजिंग हो रही है। तो मॉर्फोलॉजी मतलब इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। किसकी? प्लांट्स एंड एनिमल्स की। किसकी? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। अब दूसरी क्या है? दूसरी ब्रांच कौन सी है? वो है एनाटमी। ओके, एना मतलब अप, टोम मीन्स टू कट, एनाटमी मतलब अप टू कट। ओके, अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सही है। और ये जो है ना, मोस्टली मतलब कि इट डील्स विद द प्लांट्स। ओके, इन प्लांट इट डील्स विद
अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, रूट्स एंड सिस्टम एंड स्टेम और लीव्स। अब ये जो है ना मोस्टली प्लांट्स में होती है, और इसमें जैसे मैंने आपको बताया मॉर्फोलॉजी क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऐसे ही इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर। वैसे लिखा हुआ है अप टू कट, मतलब कि आपकी बॉडी है, सही है, बॉडी है, हम अप टू कट कर देंगे तो इंटरनल हम देखेंगे ना, ऑफ कोर्स। ये अब मैं बताती हूँ आपको, ये बंदा है, सही है, ये बंदा है, ओके। अब इसे मैं काट दूँ, यहाँ से बीच से इसका काट दूँ, तो अब क्या बचेगा, इसकी इंटरनल बॉडी बचेगी। तो अब वो हम किस में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं। अब फिर क्या है, हिस्टोलॉजी। ये ग्रीक वर्ड है, ये सब ग्रीक वर्ड है, देखिए ग्रीक वर्ड है जो हिस्टोस से लिया गया है, जिसका मतलब है वेब या टिश्यूज़। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, सही है। अब देखिए, अगर आप कोई भी वर्ड है, उस वर्ड की आपने मीनिंग समझ ली तो समझे सब कुछ समझ लिया, समझे। हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी, इसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी पढ़ते हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, जो अंडर माइक्रोस्कोप हम देखते हैं टिश्यूज़, ओके। और फिर क्या है, साइटोलॉजी। इसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सेल की स्टडी पढ़ते हैं, सही है। इसमें हम सेल की स्टडी पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे सेल बायोलॉजी कहते हैं या साइटोलॉजी कहते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया कि सेल की स्ट्रक्चर पढ़ी, सेल का फंक्शन पढ़ा, सेल की कंपोजिशन पढ़ी, इसमें हम इसे क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। अब फिर क्या है, फिजियोलॉजी। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, फिजियोलॉजी। फिजियो ग्रीक वर्ड फिजियो से लिया गया है, जिसका मतलब है नेचर। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ हमारे जो फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, या हमारे डिफरेंट पार्ट्स हैं। देख, ये हम मेरी क्या है, ये फिंगर्स हैं, अब मेरा लेग भी होगा, मेरे आइज़ भी होंगी, तो ये क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं। फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गया। अब क्या, इकोलॉजी। अब थोड़ा लफ्ज़ आपको समझ में आ जाए, इको हम कहते हैं इकोसिस्टम। एक क्या होता है, इको होता है, और इकोसिस्टम, ये इको से बहुत मिला है। इकोसिस्टम इकोस से ग्रीक वर्ड है, इकोस से लिया गया है, जिसका मतलब है होम। क्या, होम। इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग विद ईच अदर, विद नॉन लिविंग और विद लिविंग इन्वायरमेंट, ओके, विद नॉन लिविंग इन्वायरमेंट वी कैन से। क्या हुआ, इकोलॉजी में इकोलॉजी वो स्टडी है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लिविंग जो इंसान ज़ात है उसका ताल्लुक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में कैसे है। आप खुद बताएं, मैंने ये जो बंदा बनाया, ठीक है, बंदा तो है, अब इसके आसपास ट्रीज़ भी होंगी, ये किसी सोसाइटी में रहता भी होगा, ये बंदों से मिलता भी होगा, इसका घर भी होगा, इसका कामकाज, क्या ये सब क्या है, इकोसिस्टम है ये, उसकी पूरी सोसाइटीज़ हैं, इसका पूरा इन्वायरमेंट है। तो एक नॉन लिविंग किसके साथ कनेक्टेड है, एक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ। इसे हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इकोलॉजी मतलब कि इकोसिस्टम, तो ये मतलब कि कनेक्टेड है किससे, इन्वायरमेंट बायोलॉजी से। अब क्या पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो ग्रीक वर्ड है, एम्ब्रियोन से लिया गया है, जिसका मतलब है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, या डेवलपमेंट बायोलॉजी भी हम इसे कहते हैं, ओके। एम्ब्रियो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, पहले जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर ये चीज़ें फॉर्म्ड होती हैं, फिर हमारी जीन्स बनती हैं। तो ये क्या है, हमारी एम्ब्रियो बायोलॉजी में हम जाइगोट की फर्मेंटेशन, सॉरी नॉट फर्मेंटेशन, इट इज़ फॉर्मेशन, ओके। अगर हम जाइगोट की फॉर्मेशन को पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स, फर्मेंटेशन तो मतलब कि दही की होती है, एम्ब्रियो की नहीं होती, आई एम सॉरी बाय मिस्टेक मैंने कह दिया। पर एम्ब्रियो में हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं, किसकी, जाइगोट की फॉर्मेशन। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी भी हम इसे कहते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। अब फिर क्या है, टैक्सोनॉमी। क्या, टैक्सीज का मतलब है अरेंजमेंट। क्या, अरेंजमेंट। और नोम्स, नोमी है ना, इसका नोम्स का मतलब है रिलेटेड टू नेमिंग, या हम कह सकते हैं ला। अब देखें, एक क्या है, एक हम एग्जाम्पल, हम इंसान है, लाजमी बात है, हम इंसान है। तो अब हमारा नाम है, हम उर्दू में कहते हैं इंसानियत, इंसान है हम।
और अब हम इंग्लिश में कहते हैं वी आर ह्यूमन बींग्स, ओके। और अब साइंस के नेम्स में हम क्या हैं, आपको आता होगा, बहुत सिंपल है, हम क्या है, होमो सेपियंस है। क्या है, होमो सेपियंस, ओके। और ऐसे ही जब टैक्सोनॉमी में हम अपने नाम्स को पढ़ते हैं, नेम्स को, ओके, और अपनी आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और साइंटिफिक नेम्स पढ़ते हैं। अब सिर्फ हमारा नाम तो नहीं है होमो सेपियन, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। तो देखिए मैंने कहा ना, अब सिर्फ हम तो नहीं है ना। अब फ्रॉग का एग्जाम्पल ले लें, जिसे हम उर्दू में मेंढक कहते हैं, तो साइंस में उसका और नाम है, उसका नाम क्या है, राना टिग्रीना। कि ना कूल नाम है, राना टिग्रीना, व्हाट अ नाइस नेम, ओके। फिर क्या है, टैक्सोनॉमी से हम क्या पढ़ते हैं, जेनेटिक्स, एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन। हमारे चैप्टर का भी नाम है लाइफ एंड ओरिजिन। तो जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपको पता है, मेरे अबाउदाद होंगे, मेरे नाना नानी, परदादा दादी सब होंगे, उसकी जीन्स मेरे डैड में या मेरी अम्मी में आई होगी, फिर मुझ में आई होगी। तो ये क्या है, एक प्रोसेस चल रहा है, से किसका, जीन्स का प्रोसेस चल रहा है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स की और हेरिडिटी मटेरियल जो हम में है। लाइक अगर मुझे कहते हैं कि मैं अपने अब्बू जैसी बहुत लगती हूँ, ओके, तो आप अपनी अम्मी जैसी लगती होंगी या लगते होंगे, ओके, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, जीन्स है, जिसका जीन्स है और हेरिडिटी मटेरियल है हमारे, और फिर ये ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। उसके बाद क्या है, जीन्स के बाद जेनेटिक्स की स्टडी के बाद कौन सी ब्रांच है, वो है पैलेंटोबायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि अगर आप बताएं, देखिए एक फोसल फ्यूल है। क्या है, फोसल फ्यूल है। हमें पता है कि डायनासोर्स होते थे, ऑफ कोर्स होते थे, हमारे दौर में तो नहीं है, पहले होते थे डायनासोर्स, अब उन बेचारे मर गए हैं। डायनासोर्स थे, डायनासोर्स के बाद क्या हुआ, डायनासोर वो चेंज हो गए फोसल फ्यूल में, हो गए। ऐसे ही कुछ एनिमल्स भी होंगे। अब देखिए पैलेंटोलॉजी की दो टाइप हैं, एक पैलेंटोबायोलॉजी और एक पैलेंटोजूलॉजी। पैलेंटोजूलॉजी मतलब कि एनिमल्स की, जो एनिमल्स पहले थे अब नहीं है, फोसल फ्यूल बन गए वो। और पैलेंटोबायोलॉजी मतलब कि जो प्लांट्स पहले थे और अब नहीं है, हाँ अब ख़त्म हो गए, उसकी स्टडी हम पैलेंटोलॉजी में करते हैं, ओके। अब क्या हुआ इसमें इसका मतलब ये है कि वो एनिमल्स या वो प्लांट्स जो पहले थे पर अब फोसल फ्यूल या रॉक्स बन गए, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी, ओके। अब है बायोकेमिस्ट्री। मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में पहले वीडियो में भी बताया था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, क्या होता है। तो आई होप सो ये आपकी क्लियर होगी बायोकेमिस्ट्री। तो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं थोड़ा इंट्रो करा देती हूँ उसका। बायोकेमिस्ट्री एक बैकबोन है, लाइक किसकी, मेडिकल साइंस की। बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ओके। इसमें हम केमिकल्स की स्टडी पढ़ते हैं, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि, और इसमें केमिकल की कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, सही है। अब क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोन से ली गई है, जिसका मतलब है वेरी स्मॉल। इसमें हम वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, फंजाई, ये क्या है, ये दे आर वेरी स्मॉल, ओके। वी कैन कॉल देम एज अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और दे आर इन्वॉल्व इन माइक्रोबायोलॉजी, ओके। ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। समझ में आ गया। अब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये कि कुछ लाइक बैक्टीरिया है ना, उसकी जीन भी होगी, ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स, कोई ऐसी चीज़ें जिसकी हम जीन लेके कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं जो इंसानों के लिए बेहतर हो, उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ गया, फिर से रिपीट करते हैं। ऐसी जीन्स हम उठाएं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हम ऐसी जीन्स उठाएं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही फ़ायदेमंद हो। बैक्टीरिया लेने, बैक्टीरिया से हमने क्या बनाई, दही बनाई, वो किसके लिए फ़ायदेमंद है, इंसानों के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमने बहुत सी तरक्की की है,
जिसमें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जिसमें जीन जो ट्रांसफ़र होती है हमारी, उससे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम दही बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं और बहुत सी बीमारियों से भी निजात हासिल कर सकते हैं। अब क्या पढ़ना है? बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। अब हमने बायोलॉजी की ये ब्रांचेस पढ़ी, पूरी 13 ब्रांचेस। अब आगे पढ़ेंगे, अब क्या है? बायोलॉजी एंड अदर साइंसेस। बायोलॉजी और दूसरी कौन सी साइंस है? बायोकेमिस्ट्री। हमने ये पढ़ा, क्या है? केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। हमने केमिस्ट्री और हमने केमिस्ट्री की में भी पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, मैंने उसमें भी समझाया था। अब इसमें भी है बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री मैंने पहले भी बताया था कि बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, जिसमें हम बायो और केमिस्ट्री दोनों की स्टडी करते हैं। दोनों की स्टडी हम बायोमोलिक्यूल्स, जिससे हम बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, उनकी स्टडी करके उनको समझ के फिर हम बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। और फिर हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होते हैं, उसमें भी केमिकल्स होते हैं, उसमें भी कुछ एसिड्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। तो हम बायोकेमिस्ट्री इंसानी ह्यूमन बींग्स लाइफ में बहुत पढ़ते हैं। तो ये दे मोस्टली सिंथेसाइज व्हाट बायोमोलिक्यूल्स। ओके, नाउ क्या है? बायोफिजिक्स। लाजमी बात है, आप लफ्ज़ में ही समझ रहे होंगे बायोफिज़िक्स मतलब बायो का फिज़िक्स के साथ रिलेशनशिप। ब्रांच ये एक ऐसी बायोफिज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें हम जिसकी 2 टाइप हैं। हम कह देते हैं कि जिसकी 2 टाइप है, एक बायोफिज़िक्स और एक रेडियो फिज़िक्स। बायोफिज़िक्स क्या है और रेडियो फिज़िक्स क्या है? बायोफिज़िक्स हम उसे कहते हैं जिसमें हम एक ऐसे लॉ और एक ऐसी चीज़ें लगाएं जिसमें हमें फॉसिल फ्यूल की एज पता चले। देखिए, डायनासोर थे, मैंने बताया कि मर गए, तो अब कितना अरसा हुआ उन्हें, हमें क्या पता? कौन सा पता है कि कब आए थे, कब गए? तो ये कैसे पता चला? हमें बायोफिज़िक्स के थ्रू पता चला। कैसे पता चला? फिज़िक्स के थ्रू। क्यों? उसने हमें फॉसिल फ्यूल की एज बता दी कि इतना था, ऐसे आया, ये हुआ। अब मैंने बताया कि दूसरी ब्रांच कौन सी है? रेडियो फिज़िक्स। क्या? रेडियो फिज़िक्स और बायोफिज़िक्स। रेडियो फिज़िक्स में हम क्या पढ़ते हैं? रेडियो फिज़िक्स में हम आइसोटॉप्स की स्टडी पढ़ते हैं कि वो कहाँ से कैसे यूज़ किए जाते हैं, या उसकी ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ते हैं जो डिफरेंट मटेरियल्स है। आपको समझ में नहीं आया? मैं बताती हूँ फिर से। देखिए, हम रेडियो फिज़िक्स में उसकी स्टडी को पढ़ते हैं जिससे हम आइसोटॉप्स है ना, हम उसकी स्टडी को पढ़ते हैं और फिर हम यूज़ कैसे करना है उसे। ठीक है, क्या करना है? यूज़ कैसे करना है डिफरेंट मटेरियल्स में, हम वो पढ़ते हैं। सही है, इसकी ट्रांसलोकेशन पढ़ते हैं। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? पहली बात तो हम रेडियो फिज़िक्स क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? क्यों पढ़ रहे हैं रेडियो फिज़िक्स? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हमें पता चले कि आइसोटॉप्स है ना, उसकी एज। पहले मैंने क्या बताया? फॉसिल फ्यूल की एज हमें बायोफिज़िक्स में पढ़ते हैं। रेडियो फिज़िक्स में क्या पढ़ते हैं? आइसोटॉप्स की एज। क्या? आइसोटॉप्स की एज किस में पढ़ते हैं? बायोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं। तो ये हमारा बायो का और फिज़िक्स का रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्या? बायोमेट्री। ओके, बायोमेट्री क्या है? बायोमेट्री मैथ है। सही, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम स्टैटिक की स्टडी पढ़ते हैं। किसकी स्टडी? स्टैटिक। अब आप पूछेंगे स्टैटिक क्या है? स्टैटिक क्या है, मैंने पूछा, आपको पता है? अगर नहीं पता तो गौर से सुने। स्टैटिक हम उसे कहते हैं, नंबर्स को स्टैटिक्स हम कहते हैं। समझ में आ गया? तो बायोमेट्री कैसे? हम मैथमेटिक्स की स्टडी है जिसमें हम स्टैटिक्स की स्टडी पढ़ते हैं, नॉलेज होती है हमें। तो ये क्या है? बायो का रिलेशन, इंसानी ज़िंदगी का रिलेशन है ना मैथमेटिक्स के। हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स। मैंने अब बताई कि जो बायोलॉजी है उसकी 13 ब्रांचेज है। 13 क्या है? हाँ बताएं, 13 क्या है? मैथमेटिक्स है ना। तो बायोमेट्री समझ तो आ गया होगा कि इंसानी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स की और स्टैटिक्स की और डेटा की कितनी इम्पोर्टेंट है।
कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरल बायोलॉजी। चलो अब दूसरे पेज पे चलते हैं। एक्चुअली बिहेवियरल बायोलॉजी में हम वो सारी स्टडी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, इस सब की स्टडी हम अगर एक देखिए, अब हम बहुत वो अलग अलग ब्रांचेज हैं जिसमें हमने स्टडी कर रहे थे, ये पर उन सब को अगर एक नाम दिया जाए तो हम कहेंगे बिहेवियरल बायोलॉजी। क्या कहेंगे? एक नाम दिया जाए कि अब अगर कोई आपसे पूछे कि केमिस्ट्री की बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस को हम एक नाम से क्या कहेंगे? बिहेवियरल बायोलॉजी। क्योंकि बिहेवियरल बायोलॉजी मतलब सारी स्टडी करना, किसकी? बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस की स्टडी करना बिहेवियरल बायोलॉजी में। अब दूसरा है बायोसोशियोलॉजी। सोशल मतलब हमें इस चीज़ से पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड होगा या सोशल बिहेवियर से रिलेटेड होगा। बायोसोशियोलॉजी एक्चुअली एक स्टडी है बिहेवियर की, सोशल बिहेवियर की ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? सोशल बिहेवियर की ज़्यादा स्टडी है बायोसोशियोलॉजी। इसमें हम ह्यूमंस का ताल्लुक इन्वायरमेंट से या ह्यूमंस का ताल्लुक सोशल कैसे हैं, हम सोशल कैसे हैं बंदे, इसमें पढ़ते हैं ये चीज़ें। अब देखिए कुछ अब क्या है, अब बड़ी हेडिंग दी हुई है, क्या है? बायोलॉजिकल मेथड्स। भाई बायोलॉजिकल मेथड्स क्या है? एक्चुअली बायोलॉजिकल मेथड्स वो मेथड्स हैं जो मैंने आपको केमिस्ट्री में भी बताए थे ना। मैंने बताया था कि ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होती है, फिर डिडक्शन होती है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर रिजल्ट, फिर लास्ट, सब कुछ मैं पहले बता रही हूँ, बता कर आ चुकी हूँ, तो मुझे इतना रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, पर मैं ज़रूर रिपीट करूँगी। जो नए आए हैं उन्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या? कोई मुशाहिदा करना। क्या करना? कोई मुशाहिदा करना। अब ऑब्जर्वेशन कैसे? एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेरविन। ओके, उसने बहुत से उसने एक उस वक्त जो मलेरिया डिजीज़ थी ना, बहुत आम थी। क्या? बहुत ही ज़्यादा आम थी डिजीज़ मलेरिया। सब मतलब कि मैंने 10 में से 9 बंदे जो थे ना मलेरिया के पेशेंट थे। तो उसने सोचा कि मलेरिया से कैसे जान छुड़ाई जाए यार, कैसे किया जाए। तो उसने जब देखा कि मलेरिया का जो पेशेंट है ना, उसने उसका ब्लड लिया, हल्का सा ब्लड लिया, उसने माइक्रोस्कोप में से देखा तो उसमें क्या था? उसमें प्लाज्मोडियम था। क्या था? बंदे के ब्लड में प्लाज्मोडियम था। वो समझ गया कि शायद क्या, अब उसने सिर्फ ऑब्जर्वेशन क्या की कि जो बंदा मलेरिया पेशेंट होगा उसमें प्लाज्मोडियम होगी। उसने जस्ट एब्जॉर्व किया, और ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी कि ब्लड में प्लाज्मोडियम है। क्या ऑब्जर्वेशन क्या थी? ब्लड में प्लाज्मोडियम है। अब हाइपोथेसिस क्या हुई? अब उसने हाइपोथेसिस के बारे में ये बताया कि जो भी बंदा होगा, अगर मलेरिया पेशेंट है तो उसमें प्लाज्मोडियम होगी। हाइपोथेसिस क्या हुई? प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। क्या हुई? प्लाज्मोडियम इज व्हाट? प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हम हाइपोथेसिस को इंटेलिजेंट गैस भी कहते हैं। ओके, हाइपोथेसिस क्या हुई? उसने ये इसमें देखा कि प्लाज्मोडियम है, उसने हाइपोथेसिस एक तुक्का मार दिया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। सही है। अब सब तो इस पर हाइपोथेसिस में प्रूव नहीं करेंगे, ये तो तुक्का हुआ ना। उसने ऑब्जर्वेशन की तो ये मिला, ठीक है। अब इसने तो अभी तुक्का मार दिया कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब सब बंदे तो यकीन नहीं करेंगे ना। अब फिर उसने सोचा कि और मुशाहिदे किए जाए। क्या किया जाए? उसने डिडक्शन की। उसने क्या की? डिडक्शन की। अब डिडक्शन को हम प्रेडिक्शन भी कहते हैं और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। एक्चुअली डिडक्शन में हम 2 लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता ना, इसीलिए। एक कौन सा वर्ड है? एक है इफ़। कौन सा? इफ़। और एक है देन। क्या? देन। उसने सोचा, उसने डिडक्शन क्या दी? उसने कहा कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, then all the patient from malaria should have plasmodium in their blood. Okay, while healthy people should not have. समझ में आ गया? उसने कहा कि अगर
प्लाज्मोडियम काज है मलेरिया का, तो जो भी पेशेंट है मलेरिया वाले उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम लाजमी होना चाहिए। अगर उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं है तो मतलब कि वो हेल्दी पीपल है। उसने ये क्या थी, डिडक्शन दे दी। हमने भी कहा उसने पहले क्या किया, उसने ऑब्जर्वेशन की कि क्या था हाइपोथेसिस, उसने ऑब्जर्वेशन दी। उसमें क्या था, उसमें उसने देखा कि ब्लड है, उसमें क्या है बताएं? उसमें क्या है, उसमें प्लाज्मोडियम है। शाबाश, उसमें क्या है, प्लाज्मोडियम। और फिर उसने ऑब्जर्वेशन, उसने हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस में क्या कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब उसने डिडक्शन दी, डिडक्शन उसने दी। उसने कहा जो बंदा जिसके जो मलेरिया के पेशेंट है उसमें प्लाज्मोडियम ज़रूर होगा। उसने ये क्या दी, डिडक्शन दे दी। अब एक्सपेरिमेंट्स की बारी आई। उसने 2 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, 2 तरह की नहीं, मतलब कि एक ही तरह का एक्सपेरिमेंट किया, पर उसमें 2 तरह के लोग थे। एक कंट्रोल ग्रुप था, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था। कौन सा? एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक ग्रुप में उसने क्या किया, जो भी 100 पीपल्स ऑफ मलेरिया लिए, 100 पीपल्स ऑफ मलेरिया पेशेंट लिए और 100% हेल्दी लिए। कितने हुए, 200 लोग लिए इसने, 100 वो हो गए। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसमें थे मलेरिया पेशेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो उन पे ही किया जा रहा था ना। और कंट्रोल ग्रुप में कौन थे, हेल्दी पीपल्स। अब उसने देखा, ये तो बात सच थी, जो मलेरिया पेशेंट थे उनमें प्लाज्मोडियम था और जो नहीं थे, वो जो हेल्दी थे, उनमें नहीं था प्लाज्मोडियम। तो ये उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसकी हाइपोथेसिस ठीक हो गई। क्या उसकी हाइपोथेसिस वाज करेक्ट? तो अब क्या रिजल्ट मिली? रिजल्ट ये मिली कि हाइपोथेसिस द काज ऑफ मलेरिया। सही है। अब थ्योरी देनी थी, सब ने यकीन कर दिया कि हाँ भाई बंदा सच बोल रहा है, सच चीज़ है। थ्योरी हो गई। हमने थ्योरी बना दी इस चीज़ की। जो ऑब्जर्वेशन थी वो किस में चेंज हो गई, थ्योरी में। क्या थ्योरी भी हमेशा सही नहीं होती, पर थ्योरी भी बहुत स्टेप्स की बात आती है तो हम उसमें कुछ चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं। ओके, अब जैसे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की थ्योरी है, हमें पता है, तो ऐसे ही उसने भी एक थ्योरी दे दी, सब बंदों ने उसे मान लिया। थ्योरी के बाद लॉ बनता है। अगर पूरी दुनिया के मुमालिक जो भी हैं सब ने बात को मान लिया तो ये क्या बन जाएगी, ये लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी। चलें दूसरे पेज पर। हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी में क्या था, साइंटिस्ट आए, सब ने चीज़ें बताई। और एरिस्टोटल साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी, एनिमिलिया। क्या, हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसे हम अरबी में कहते हैं हिस्टोरिया एनिमिलिया। उसने एनिमल्स की स्टडी थी, उसकी चीज़ें बताई उसने। और कार्लियस ल्यूनस एक साइंटिस्ट थे जो फाउंडर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कार्लियस ल्यूनस ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी बहुत सी चीज़ों की। उन्होंने क्या की, उन्होंने क्लासिफिकेशन की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, फंजाई की, सब के बारे में बताया कि ये क्या है, क्लासिफिकेशन की। और उसके बाद कौन से थे, फरास्टस साइंटिस्ट थे जिसने सेक्स सेल्स के बारे में बताया। जो प्लांट्स, ये एक एक्चुअली ये एक बोटनिस्ट थे, ओके, जिसने किसके बारे में बताया, जिसने प्लांट्स के बारे में बताया, प्लांट्स के सेक्स सेल्स के बारे में बताया। और उसने कितने 500 न्यू प्लांट्स के बारे में भी बताया। ओके, तो इससे हम कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने 500 प्लांट्स के बारे में बताया, सेक्स सेल्स के बारे में बताया, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, फरास्टस को फादर ऑफ बॉटनी। वेरी गुड। तो ये अब देखिए मुस्लिम्स पीरियड था, क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, मैंने पहले भी आपको पहली वीडियो में समझा लिया है कि क्या हुआ था, कौन सी चीज़ें थी। तो अगर आप हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, तो मैंने हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी इतनी थी और ये जो चीज़ें हैं वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप मेरी उस वीडियो में समझ सकते हैं, बहुत इजीली मैंने समझाया हुआ है। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और आगे वाला चैप्टर मैं आपको दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। अल्लाह हाफ़िज़।